स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम डिकोड करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली कलाकृति के पीछे के गहरे रहस्यों को। $1 बिलियन। जी हाँ, आज इस पेंटिंग की कीमत लगभग इतनी ही आंकी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। खुद को 21 अगस्त 1911 के पेरिस के उस बेहद व्यस्त सोमवार की सुबह में ले चलते हैं। भाग 1, 1911 की म्यूजियम डकैती। तो ये सुबह कोई आम सुबह बिल्कुल नहीं थी। घड़ी में सुबह के 8:45 हुए थे और 3 लोग लूवर म्यूजियम से बड़ी ही खामोशी से बाहर निकलते हैं। उन्होंने पूरी रात म्यूजियम के अंदर छुपकर काटी थी। और जानते हैं उनके हाथों में क्या था? एक साधारण से कंबल में लिपटी हुई दुनिया की सबसे महान कलाकृति। भाग 2, म्यूजिक की पहचान को डिकोड करना। आखिर वो रहस्यमयी महिला थी कौन? इस ऐतिहासिक चोरी के नतीजों पर बात करने से पहले चलिए 1503 के उस दौर में वापस चलते हैं। ये वो समय था जब इस मास्टरपीस की शुरुआत हुई थी। इसके महान निर्माता लियोनार्डो दा विंची और कैनवस पर उकेरी गई उस महिला की असली पहचान, चलिए इसे समझते हैं। दा विंची कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। वो सिर्फ एक चित्रकार नहीं थे, वो एक इंजीनियर, वैज्ञानिक, मूर्तिकार, वास्तुकार, नक्शानवीस, शरीर रचना विज्ञानी और यहाँ तक कि वनस्पति विज्ञानी भी थे। मतलब उनकी बुद्धिमत्ता का दायरा इतना विशाल था कि बस सोचकर ही हैरानी होती है। और उनका यही अथाह ज्ञान इस कलाकृति की जटिलता की असल नींव बना। अब जरा इसके नाम की बात कर लेते हैं। मोनालिसा शब्द असल में मैडोना लीसा से आया है, जिसका इतालवी भाषा में सीधा सा मतलब है मैडम लीसा। शादी के बाद वो लीसा जियोकोंडो बन गईं और यहीं से इसे इसका दूसरा मशहूर नाम ला जियोकोंडा मिला। पता है, सालों तक लोगों को लगता रहा कि शायद दा विंची ने खुद को ही एक महिला के रूप में पेंट कर दिया है। लेकिन 2004 में फ्लोरेंस के एक प्रोफेसर ने आर्काइव्स खंगाले और ये पक्का कर दिया कि ये महिला असल में लीसा ही थी। लेकिन इसे बनवाया क्यों गया था? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 थियरीज हैं। पहली, 1503 में जब उनके परिवार ने नया घर खरीदा था, या दूसरी 1502 में जब उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ था। वैसे दूसरा कारण ज्यादा सटीक लगता है। अगर पेंटिंग पर ध्यान दें तो लीसा के बालों पर एक शोक का घूंघट यानी मॉर्निंग वेल नजर आता है। ये 1499 में उनकी एक बेटी के निधन के दुख को दर्शाता है। काफी गहरी बात है ना? अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर दा विंची इतालवी थे और लीसा भी इतालवी थीं, तो ये इटली का मास्टरपीस आज फ्रांस के म्यूजियम में क्या कर रहा है? दरअसल 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने दा विंची को फ्रांस आमंत्रित किया था। दा विंची तब अपने साथ इस अधूरी पेंटिंग को भी ले गए। बाद में ये वहां के शाही संग्रह का हिस्सा बन गई और 1797 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद अंततः इसे लूवर म्यूजियम में हमेशा के लिए जगह मिल गई। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, मुस्कान के पीछे का विज्ञान। अब हम उस वैज्ञानिक और कलात्मक नजरिए की बात करेंगे जिसने इस पेंटिंग को इतना क्रांतिकारी और अपने समय से बहुत आगे का बना दिया। उस दौर के हिसाब से इस पेंटिंग के भौतिक और शैलीगत चुनाव एकदम हटकर थे। पहली बात, ये किसी साधारण कैनवास पर नहीं बल्कि चिनार यानी पॉपुलर की लकड़ी पर बनाई गई थी और इसका आकार भी काफी छोटा है, बस 77 बाई 53 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये इटली का पहला ऐसा पोर्ट्रेट था जिसे इतने क्लोज फोकस और हाफ लेंथ में बनाया गया था। इसने उस समय के कलात्मक नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अक्सर मजाक में कहा जाता है कि इस पीली और फीकी रंगत के वजह से लीसा किसी हाई कोलेस्ट्रॉल की मरीज लगती हैं। लेकिन इसके पीछे का सच पूरी तरह से केमिकल है। लकड़ी को नमी से बचाने के लिए उस पर वार्निश की एक मोटी परत लगाई गई थी और सदियों से हुए प्राकृतिक ब्लीचिंग और उसी वार्निश के पुराने होने के कारण ही आज इसका रंग हमें इतना पीला और फीका दिखाई देता है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है स्फुमातो नाम की एक बेहद खास तकनीक का इस्तेमाल। इस तकनीक में आउटलाइंस यानी किनारों को बिल्कुल धुंधला कर दिया जाता है और रंगों को आपस में ऐसे मिलाया जाता है कि कोई कठोर रेखा बचती ही नहीं। इसी वजह से लीसा के बाल और पीछे दिख रही इटली की आर्नो घाटी का परिदृश्य आपस में एकदम सहजता से मिल जाते हैं। और इसी कमाल की तकनीक ने जन्म दिया उस रहस्यमयी मुस्कान को। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मुस्कान रातों रात बन गई? बिल्कुल नहीं। दा विंची ने फ्लोरेंस के एक अस्पताल में कई रातें सिर्फ इंसानी चेहरों का विच्छेदन यानी डिसेक्शन करने में गुजार दी। उनका बस एक ही लक्ष्य था, चेहरे की हर एक मांसपेशी को बारीकी से समझना, ताकि वो होठों की उस परफेक्ट बनावट को कैनवस पर उतार सकें।
और उनका ये जुनून सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था। पूर्णता पाने की उनकी ललक इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने घोड़ों और इंसानों के चेहरे की मांसपेशियों तक की आपस में तुलना कर डाली। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा कलाकार हुआ हो जिसने अपनी कला के लिए शरीर रचना विज्ञान का इस हद तक और इतनी गहराई से अध्ययन किया हो। ये सारी मेहनत मिलकर एक शानदार दृष्टि भ्रम पैदा करती है। जब हमारी आंख का केंद्र, जिसे फोविया कहते हैं, सीधे उनके होठों पर पड़ता है तो मुस्कान अचानक गायब सी हो जाती है, क्योंकि फोविया बारीक डिटेल्स पकड़ता है और उसे होठों की एक सपाट रेखा नजर आती है। लेकिन जैसे ही नजरें थोड़ी सी हटती हैं, हमारा पेरिफेरल विजन उस फुमातो तकनीक से बनी धुंधली परछाइयों को पकड़ लेता है और बस उसी पल लीजा रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। चलिए अब कहानी में एक बड़ा मोड़ लाते हैं। भाग 4, दूसरी मोनालिसा। क्या हो अगर दुनिया में एक नहीं बल्कि 2 मोनालिसा मौजूद हों? इस एक सवाल ने पूरे कला जगत में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ रखी है। और नहीं, ये कोई मनगढ़ंत साजिश की थ्योरी नहीं है। 1504 में एक और महान कलाकार रफेल ने पेन और इंक से एक स्केच बनाया था। इस स्केच के बैकग्राउंड में 2 बड़े स्तंभ यानी कॉलम्स साफ देखे जा सकते हैं। इस स्केच ने यह साबित कर दिया कि इस मास्टरपीस का एक और संस्करण भी कहीं न कहीं मौजूद था। फिर 1914 में दुनिया के सामने एक नई पेंटिंग आती है, जिसे आइलवर्थ मोनालिसा नाम दिया गया। अब जरा दोनों की तुलना करते हैं। लूवर वाली मोनालिसा की तुलना में आइलवर्थ वाली लीसा काफी युवा दिखती हैं। उनका सिर थोड़ा झुका हुआ है और उनकी मुस्कान में कोई रहस्य नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और सबसे खास बात, राफेल के स्केच वाले वो 2 स्तंभ भी इसमें मौजूद हैं। कला विशेषज्ञों का मानना है कि ये शायद दा विंची का कोई शुरुआती प्रयोग रहा होगा, या फिर उनकी वर्कशॉप में किसी और कलाकार के साथ मिलकर बनाया गया कोई काम। अब आते हैं भाग 5 पर, एक वैश्विक आइकन बनना। चलिए वापस लौटते हैं अपनी उसी ट्रू क्राइम कहानी पर जहां से हमने शुरुआत की थी। इसी कहानी ने तो इस पेंटिंग को कला की दुनिया से निकालकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चहेता बना दिया। अगस्त 1911 में लॉवर की ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने इस चोरी को अंजाम दिया था। वो एक इतालवी राष्ट्रवादी था और उसका पक्का मानना था कि ये पेंटिंग इटली की ही होनी चाहिए। उसने पूरे 2 साल तक इसे अपने घर में छिपा कर रखा। फिर 1913 के अंत में फ्लोरेंस में एक आर्ट डीलर को इसे बेचने की कोशिश करते हुए वो रंगे हाथों पकड़ा गया और आखिरकार जनवरी 1914 में मोनालिसा शान से वापस लॉवर म्यूजियम लौट आई। इस हाई प्रोफाइल चोरी का नतीजा क्या हुआ? आज इस पेंटिंग की सुरक्षा के लिए जो कड़े इंतजाम हैं, वो इसी घटना की देन है। आज इसे एक बेहद मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे पूरी तरह से जलवायु नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है, जहां नमी 50% और तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल सटीक दायरे में सेट रहता है, ताकि समय की मार इस मास्टरपीस को और नुकसान न पहुंचा सके। अब जरा इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। यह सच है कि दा विंची की बेजोड़ तकनीकी प्रतिभा और उनके जुनून ने इसे एक मास्टरपीस बनाया, लेकिन इसे आम लोगों के बीच एक ग्लोबल आइकन बनाने का असल श्रेय 1911 की उसी कुख्यात चोरी और उस जबरदस्त पीआर स्कैंडल को जाता है। सच तो यह है कि उस चोरी से पहले आम जनता इस पेंटिंग के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी। और यहीं पे हमारा ये विश्लेषण हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या किसी भी कलाकृति की सच्ची और अमर प्रसिद्धि केवल उसकी कलात्मक महारत से आती है, या फिर उसके साथ जुड़ी कहानियों की अनूठी कुख्याति और उसके गहरे रहस्यों से? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।